स्टूडेंट्स, हम लोग कीन्स के अर्थशास्त्र की विशेषताओं का अध्ययन कर रहे थे, जिसमें हमारी पांचवी विशेषता स्थैतिक तथा प्रावेगिक अंश चल रहा था। हमने स्थैतिक और तुलनात्मक स्थैतिक अर्थशास्त्र का अध्ययन कर लिया था। अब हम चर्चा करेंगे प्रावेगिक अर्थशास्त्र। प्रावेगिक अर्थशास्त्र के अंतर्गत अर्थव्यवस्था में होने वाले निरंतर परिवर्तनों व इन परिवर्तनों को प्रभावित करने वाले तत्वों तथा परिवर्तन की प्रक्रिया का विश्लेषण किया जाता है। इसमें हम परिवर्तन के उस मार्ग पर भी चर्चा करते हैं जिससे हम एक संतुलन से दूसरे संतुलन पर जाते हैं। कीन्स ने वर्तमान आर्थिक सिद्धांत को अवास्तविक माना, क्योंकि इसके अंतर्गत हमेशा ही स्थैतिक स्थिति को मान्यता दी गई है। प्रोफेसर हेंस ने अपने पुस्तक ए गाइड टू कीन्स में लिखा है कि सामान्य सिद्धांत ने अर्थशास्त्र के प्रति हमारा दृष्टिकोण स्थैतिक की अपेक्षा प्रावेगिक बना दिया है। प्रोफेसर हेंसन का मत है कि कीन्स ने अपने पुस्तक में प्राय तुलनात्मक स्थैतिकी का सहारा लिया है, परंतु हिग्स के कथानुसार कीन्स ने अपने सिद्धांत में प्रत्याशाओं का प्रयोग किया है, जिसके कारण उनके अध्ययन का विषय परिवर्तनशील और प्रावेगिक ही है। कीन्स के सामान्य सिद्धांत की मुख्य धारणाओं जैसे विनियोग अनुसूची, तरलता पसंदगी व गुणक आदि के पीछे प्रत्याशाओं का ही प्रभाव है और प्रत्याशाओं के कारण ही उनका विश्लेषण प्रायोगिक हो पाया है। प्रोफेसर हिग्स कहते हैं कि सामान्य सिद्धांत की बाहरी संरचना ही स्थैतिक है, जिसकी आत्मा का स्वरूप मुख्यतः प्रावेगिक है। अगला बिंदु है सरकार की भूमिका। कीन्स के अर्थशास्त्र के अध्ययन में सरकार की भूमिका का एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। कीन्स ने आर्थिक सिद्धांत को इस रूप में प्रस्तुत किया है कि वे सरकार को अपनी आर्थिक नीतियों को क्रियान्वित करने में सहायता दे सकें। सरकार द्वारा लगाए गए करों और किए जाने वाले व्ययों का विशेष महत्व है। सार्वजनिक विनियोग और व्यय उन बातों पर निर्भर नहीं रहते जिन पर व्यक्तिगत व्यय या विनियोग निर्भर रहते हैं। सरकार द्वारा किए जाने वाले विनियोग को स्वयं प्रेरित विनियोग कहा गया है, क्योंकि उसमें लाभ की भावना नहीं होती। मंदीकालीन अर्थव्यवस्था के उपचार के लिए कीन्स ने सस्ती मुद्रा नीति, सार्वजनिक निर्माण कार्य और धन के उचित बंटवारे से उपभोग प्रवृत्ति में वृद्धि के लिए सरकारी व्यय की सराहना की है। विगत वर्षों में लॉर्ड कीन्स के समान ऐसा कोई भी अर्थशास्त्री नहीं हुआ जिसका सरकारी नीतियों पर इतना गहरा प्रभाव पड़ा हो। अगला बिंदु है हमारा विनियोग की भूमिका। विनियोग की विशेष महत्ता कीन्स के अर्थशास्त्र का एक मुख्य लक्षण है। हम यह जानते हैं कि उपभोग एवं विनियोग रोजगार सिद्धांत की एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। चूँकि उपभोग अल्पकाल में स्थिर रहता है, इसलिए यदि रोजगार में वृद्धि करनी है तो विनियोग पर विशेष ध्यान देना होगा। कीन्स के अनुसार विनियोग का अभिप्राय सदा वास्तविक विनियोग से है, जो लोगों को अतिरिक्त रोजगार प्रदान करता है। वास्तविक विनियोग से अभिप्राय नए भवन और कारखानों का निर्माण करना, यातायात की सुविधाओं को बढ़ावा देना आदि से है। सरल शब्दों में विनियोग ही रोजगार का मुख्य और महत्वपूर्ण निर्धारक है। विनियोग के कारण ही रोजगार में कमी वृद्धि होती है। विनियोग में कमी के कारण रोजगार में कमी होगी, विनियोग बढ़ेंगे तो रोजगार में वृद्धि होगी। अतः रोजगार के कारण नियंत्रण के लिए विनियोग का नियंत्रण आवश्यक है। प्रत्याशाओं की भूमिका। कीन्स के अर्थशास्त्र में प्रत्याशाओं का विशेष महत्व है। कीन्स के अनुसार विनियोग दो बातों पर निर्भर करता है: पूंजी की सीमांत उत्पादकता और ब्याज की दर। पूंजी की सीमांत उत्पादकता भावी लाभ की आशाओं पर निर्भर करती है, परंतु भविष्य के बारे में हमारा ज्ञान अनिश्चित है और भविष्य के बारे में अनिश्चित
उपक्रमियों के लिए विनियोग के निर्णय करने में बाधा आती है। लाभ होने की आशा में परिवर्तन के कारण ही विनियोग और रोजगार में भी परिवर्तन होता है। सट्टे के लिए धन संग्रह करने की प्रवृत्ति के पीछे मुख्यतः आशाएं ही काम करती है, जिसका प्रभाव ब्याज की दर पर पड़ता है। इस प्रकार केन्स ने विनियोग और रोजगार की मात्रा के निर्धारण में प्रत्याशाओं का विशेष प्रभाव दर्शाया है। अगला बिंदु है संस्थात्मक और मनोवैज्ञानिक तत्वों की प्रधानता। केन्स का अर्थशास्त्र आर्थिक तत्वों जैसे ब्याज की ऊंची दर, अधिक बचत, मुद्रा की अपर्याप्त मात्रा आदि का विश्लेषण करते समय संस्थात्मक तथा मनोवैज्ञानिक बातों के प्रभाव पर भी ध्यान देता है। नेक्स्ट है पूंजीवाद में सुधार। केन्स का अर्थशास्त्र न केवल सामान्य सिद्धांत का निर्माण करता है बल्कि पूंजीवाद में भी यह सुधार करता है। केन्स के लिए पूंजीवाद एक उचित व्यवस्था है, लेकिन इसमें संशोधन की आवश्यकता है। इसलिए वे पूंजीवाद को जड़ से उखाड़कर नष्ट करने के पक्ष में नहीं थे, बल्कि वे इसमें अधिक उचित सुधार और संशोधन करके इसे अधिक सक्रिय और मान्य बनाना चाहते थे। नेक्स्ट है चक्रीय प्रवाह अर्थव्यवस्था। केन्स की आर्थिक प्रणाली के अंतर्गत चक्रीय प्रवाह के आर्थिक विश्लेषण को बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। केन्स के अनुसार सतत चक्रीय प्रवाह को तभी बनाए रखा जा सकता है जबकि संपूर्ण आय को व्यय कर दिया जाए, अर्थात आय और व्यय बराबर हो। व्यय या तो उपभोग्य वस्तुओं पर किया जा सकता है या पूंजीगत वस्तुओं पर। केन्स ने बताया कि उपभोग व्यय आय पर निर्भर होना चाहिए और इस तरह चक्रीय प्रवाह में बाधाएं उत्पन्न व्यवधान विनियोग के स्तर का प्रत्यक्ष परिणाम होगा। अन्य विशेषताएं जिसमें हम लेते हैं स्फीति का समर्थन। बेरोजगारी की समस्या का विवेचन करते हुए केन्स ने इस मत का प्रतिपादन किया है कि मूल्य स्तर में पर्याप्त स्थायित्व रहना चाहिए, किंतु रोजगार का उच्च स्तर बनाए रखने के लिए यदि कुछ मुद्रास्फीति हो तो उसे डरने की आवश्यकता नहीं है। स्वर्ण मान अनावश्यक है। केन्स का मत है कि स्वर्ण मान निश्चित रूप में एक विलासिता है। उनके अनुसार ना तो मुद्रा के पीछे स्वर्ण कोष रखने की आवश्यकता है, ना मुद्रा का मूल्य स्वर्ण में निश्चित करना उचित है। व्यापार चक्र। व्यापार चक्र के संबंध में केन्स ने कहा है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में विनियोग में उतार चढ़ाव ही आर्थिक उतार चढ़ाव के कारण बनते हैं।